नमस्कार साथियों, मैं राकेश चौधरी एक बार पुनः आरबी डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है 15वां लेसन, अध्याय 15, जो कि अभी है वो नई जो सिलेबस के अकॉर्डिंग देखे जाएंगे तो ये 13वां लेसन आपके होगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? हमारा पर्यावरण, हमारा जो वातावरण है वो कैसा है, हमारे वातावरण में क्या क्या चीजें होती है, हमारे वातावरण के अंदर कितने प्रकार की जैसे मान लो गैसें वगैरह पाई जाती है, या जितने जीव जंतु पाए जाते हैं, पेड़ पौधे पाए जाते हैं, इन सब के बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो जीव जंतु होते हैं तो वो हम देखते हैं कि वो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और इस प्रकार से खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो विस्तार से उनके बारे में चर्चा करेंगे कि कौन से जीव किस प्रकार की खाद्य श्रृंखला पर आधारित है और कौन कौन से जीव है या पेड़ पौधे हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं या विषमपोषी है अथवा प्रकृति के किस प्रकार से भोजन प्राप्त करते हैं। तो हम पर्यावरण शब्द से परिचित है। पर्यावरण शब्द जो कि क्या है? परि प्लस आवरण शब्द से मिला हुआ होता है। परि जिसका अर्थ होता है चारों ओर, आवरण का मतलब ढका हुआ। तो चारों ओर से हम जिस प्रकार से प्रकृति के अंदर जिस पेड़ पौधे वगैरह है सब पाए जाते हैं, वायु पाई जाती है, तो ये सारा किसके अंतर्गत आता है? पर्यावरण के अंतर्गत आता है। इस शब्द का प्रयोग टेलीविजन पर, समाचार पत्रों में तथा हमारे आसपास लोगों द्वारा प्राय किया जाता है। हमारे जो बुजुर्ग हैं हमसे कहते हैं कि अब वह पर्यावरण नहीं रहा जैसा पहले था। बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, दादा दादी है, चाचा है, ताऊ है, ताई है, वो सब क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जब अब है ना जो वातावरण है, पर्यावरण है, वो वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। क्यों नहीं रहा? क्योंकि पहले के समय में ज्यादा गांवों में या शहरी इलाकों में औद्योगिक धंधे नहीं थे, और औद्योगिक धंधे यदि नहीं थे तो उसका मतलब, इनके कहने का मतलब है, जो वातावरण की वायु थी वो बहुत ही सुखद और अच्छी थी। दूसरे कहते हैं कि हम स्वस्थ पर्यावरण में काम करना चाहिए। पर्यावरणीय समस्याओं पर चर्चा के लिए विकसित एवं विकासशील देशों के वैश्विक सम्मेलन भी नियमित रूप से होते रहते हैं। इस अध्याय में हम चर्चा करेंगे कि विभिन्न कारक है वो पर्यावरण को में किस प्रकार अन्योन्य क्रियाएं करते हैं, कौन कौन से कारक है जो इसमें अन्योन्य क्रियाएं करते हैं, तथा हम पर्यावरण पर क्या प्रभाव डालते हैं, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। अब पहला है इसमें जो है पारितंत्र, इसके संगठक क्या है? किसके कौन सा दिया है कि सभी जो सजीव है वो क्या करते हैं, घटक क्या है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव, मानव, भौतिक कारकों में परस्पर क्या होती है, आपस में अन्योन्य क्रियाएं होती है, जिनके कारण वो जीव है, प्रत्येक जीव क्या रहते हैं, जीवित रहते हैं। तथा प्रकृति में संतुलन बनाए रखते हैं। किसी क्षेत्र के सभी जीव है वो वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से किसका निर्माण करते हैं? पारितंत्र, यानी चारों ओर से जो भी होते हैं जितने, वो एक तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, अतः एक पारितंत्र सभी जीवों के जैव घटक तथा अजैव घटक। जैव घटक कौन से हो जाएंगे? जो सजीवों के घटक होते हैं। अजैव घटक जो निर्जीव घटक होते हैं। भौतिक कारक जैसे ताप, दाब, वर्षा, वायु, मृदा, खनिज इत्यादि अजैव घटक है। जैसे ताप, दाब, वर्षा, ये है क्या है? अजैव, मतलब सजीव नहीं है। ये वायु है, सांस थोड़ी लेती है खुद, या जल है वो सांस थोड़ी लेता है वो। उदाहरण के लिए यदि आप बगीचे में जाएं तो आपको विभिन्न पौधे जैसे घास, वृक्ष, गुलाब, चमेली, सूरजमुखी जैसे फूल वाले सजावटी पौधे, मेंढक, कीट, पक्षी, जंतु दिखाई देंगे। ये सभी सजीव आपस में क्या करते हैं? परस्पर अन्योन्य क्रियाएं करते हैं तथा इनकी क्या होती है? वृद्धि। किसके कारण? जनन एवं अन्य क्रियाकलाप पारितंत्र के अजैव घटकों के द्वारा प्रभावित होते हैं। अतः बगीचा भी क्या है? एक पारितंत्र है, जो कि सारे जो पेड़ पौधे, फल फ्रूट है वो रहते हैं उनमें। वन, तालाब तथा झील पारितंत्र के प्रकार है। ये प्राकृतिक पारितंत्र है जो क्या है, हमें प्रकृति में मौजूद होते हैं। जबकि बगीचा क्या है?
और खेत है वो मानव निर्मित है, वो क्या है, पारितंत्र है। इन बगीचों का या खेतों के अंदर मानव मनुष्य है वो क्या करके खेती करके उनको निर्माण करते हैं, या बगीचे में पेड़ पौधे लगा करके उस पारितंत्र का, उस पर्यावरण का निर्माण करते हैं, पारितंत्र है। और इस जबकि बगीचा खेत मानव निर्मित पारितंत्र है। हम पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं कि जीवन निर्वाह के लिए, जीवन जीने के लिए, जीवन यापन करने के लिए क्या करना है, किसके आधार जीवों को उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक 3 वर्गों में विभाजित किया है। उत्पादक तो कौन सा होगा, उत्पादक तो वो होगा जो क्या करेगा, किसी चीज को क्या करने वाला, उत्पन्न करने वाला, वो क्या होगा, उपभोक्ता। ठीक है, सॉरी, उत्पादक होगा उत्पन्न करने वाला, और उपभोक्ता कौन सा होगा, उपभोक्ता तो वो होगा जो क्या करता है, उपयोग में लेता है। कोई भी चीज है वो क्या होगा, उपयोग में लेने वाला क्या कहलाएगा, उपभोक्ता। ठीक है, अपघटकों अपघटक मतलब अलग अलग भागों में वो जो बांट करके उसका उपयोग करना। आइए स्मरण करते हैं, याद करते हैं, याद करने का प्रयास करते हैं कि जो हमने स्व निर्वाह है मतलब अपने आप जो जीवन जीने, पारितंत्र स्वयं बनाया था। किसके माध्यम से, हमने स्वयं, जो क्या था, एक मानव निर्मित कृत्रिम पारितंत्र था, जैसे बगीचा है या खेती है। वो कौन से जीव सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थों जैसे शर्करा है, चीनी है, मंड है, इसका निर्माण कर सकते हैं। वो कौन करेंगे, वो केवल हरे पेड़ पौधे ही। सभी हरे पौधे एवं नील हरे शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता पाई जाती है, वो क्या करते हैं, इस वर्ग में आते हैं, तथा वही क्या होंगे, उत्पादक। उत्पादक का मतलब मैंने क्या बताया था आपको, उत्पन्न करने वाला। तो उत्पादक कौन से हो जाएंगे, पेड़ पौधे, नील हरे शैवाल जो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, वो सारे क्या होंगे, उत्पादक होंगे। और वो क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट किसके बात करेंगे, उपभोक्ता की। दिया है क्रियाकलाप 15.1 है क्या क्रियाकलाप में, कि संभवतः आपने एक जल जीवशाला देखी होगी। आइए इसे बनाने का प्रयास करते हैं। जल जीवशाला बनाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, मछलियों को तैरने के लिए पर्याप्त स्थान, एक बड़ा जार भी ले सकते हैं, जल, ऑक्सीजन, भोजन। हम एक वायु पंप यानी वातित्र है उसके द्वारा ऑक्सीजन पंप करते हैं। ठीक है, तो तथा मछली का भोजन है वो बाजार में उपलब्ध होता है। और यदि हम इसे कुछ पौधे लगा दें तो ये एक सर्वनिर्वाह तंत्र हो जाएगा। ठीक है, और क्या आप सोच सकते हैं कि यह कैसे होगा, एक जल जीवशाला मानव निर्मित पारितंत्र का उदाहरण दिया हुआ है। इस प्रकार अगर हम बनाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक मानव के द्वारा निर्मित किया गया पारितंत्र हो जाएगा। हम जल जीवशाला बनाने के उपरांत इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं, यदा कदा कभी कभी इसकी सफाई भी आवश्यक होती है, और हमें इस प्रकार तालाबों और झीलों की साफ सफाई भी क्या होनी चाहिए, करनी चाहिए। सभी जीव, अब देखो उत्पादक की बात कर ली थी ना हमने, अब किसकी बात, उपभोक्ता की। तो क्या होता है, सभी जीव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपने जीवन निर्वाह के लिए किन पर, उत्पादकों पर निर्भर करते हैं। और वे जीव जो उत्पादक द्वारा उत्पादित की गई भोजन सामग्री को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से निर्भर करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। सरल सी, साधारण सी, सहज सी परिभाषा है, अच्छे से आप पढ़ सकते हैं कि हमने उत्पन्न करने वाले को हमने क्या कहा था, उत्पादक कहा था। तो अपने जीवन निर्वाह के लिए जो क्या करते हैं, उत्पादक का उपयोग करते हैं, उत्पन्न की गई जो सामग्री होती है उसका प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से उत्पादित भोजन के रूप में उसका उपयोग करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। मुख्यतः कितने वर्गों में उपभोक्ता को शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, परजीवी में बांटा गया है। तो प्रत्येक के बारे में आप 8th क्लास में पढ़ चुके हो। किन के बारे में, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और परजीवी, इनके बारे में पढ़ चुके हो। फिर भी मैं एक बार आप सबको बता देता हूं किसके बारे में, कि शाकाहारी क्या होता है। शाकाहारी ये वर्ग है, इस वर्ग के अंदर वे जीव जंतु आते हैं जो क्या करते हैं, केवल पेड़ पौधों से प्राप्त सामग्री को भोजन के रूप में खाते हैं। पौधों से प्राप्त सामग्री
किसके रूप में? भोजन के रूप में। ये हो गए किसका? शाकाहारी। जैसे कुत्ता, बिल्ली, जो गाय है, सॉरी जो शेर है, ये सब किसके अंदर आते हैं? मांसाहारी के। लेकिन अब हम किसके? केवल पेड़ पौधों से प्राप्त सामग्री। अब जैसे आपने हिरण सुना होगा, हिरण क्या करता है? केवल पेड़ पौधों से प्राप्त सामग्री को खाता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? हिरण हो जाएगा शाकाहारी का उदाहरण। वैसे ही हम एक उदाहरण के साथ समझते हैं मांसाहारी। वे जीव जंतु जो पेड़ पौधे को भी खा सकते हैं और मांसाहारी यानी मांस को भी खा सकते हैं, वो जीव जंतु किस वर्ग के अंतर्गत आता है? मांसाहारी के। जैसे आप उदाहरण के तौर पर लिख सकते हो कुत्ता, जो क्या कर सकते हैं? बाजरा की रोटी वगैरह हम अगर डालें तो वो भी खा सकता है पेड़ पौधों से प्राप्त, और अगर उन्हें मांस मिल जाए वो भी खा सकता है, तो वो आ जाएगा मांसाहारी के अंतर्गत। सॉरी, केवल मांस वाले होंगे। इसमें क्या होंगे? केवल क्या करते हैं? वो मांस को भी खा लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं? मांसाहारी। अब आगे है सर्वाहारी। सर्वाहारी का मतलब ये समझ लेना, पेड़ पौधे ही खाएगा और मांस को भी खाएगा, वो दोनों ही क्या कहलाएंगे? सर्वाहारी। एक ही बचता है नेक्स्ट, वो क्या होता है? परजीवी। वे जीव जो किसी जीव के शरीर के ऊपर रह करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? परजीवी। परजीवी का एक शानदार उदाहरण आपको बताता हूं। जैसे आप हंसी तो आएगी, लेकिन आप जैसे सुना होगा आपने जूं, जो क्या रहती है? सिर में, जो बालों में पाई जाती है। तो यदि ये क्या होता कब है ये? यदि ये क्या है? तब होता है ये घटना जब क्या नहीं कर सकते हैं, यह जो समय पर क्या नहीं होती है, शारीरिक साफ सफाई नहीं होती है, तब ऐसी घटना घटित होती है। वो उनसे होता क्या है? जैसे आपने सुना होगा, जैसे गाय भैंसें होती है, इनके हमारे जो सूक्ष्म जीव होते हैं, हमारी भाषा में हम उनको बोलते हैं जैसे चिंचड़ वगैरह है, तो ये शरीर पर चिपक जाते हैं और वो क्या करते हैं? अपना पोषण उनके खून से, रक्त से वो जो प्राप्त कर लेते हैं। तो इसमें परजीवी में एक चीज विशेष होती है कि जो जीव शरीर के ऊपर होता है उनको तो लाभ होता है, और जिनके शरीर के ऊपर होता है उनको नुकसान होता है। यानी एक जीव को क्या होता है? लाभ, दूसरे को हानि। तो आपको समझा दिए चारों चीजें, उसमें बंटा होता है। ऐसी स्थिति की कल्पना करें जब आप जल जीवशाला को साफ करना छोड़ दें, कुछ मछलियां एवं पौधे हैं वो उसमें मर भी गए हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होता है जब एक जीव मरता है? जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्म जीव मृत जीव अवशेषों का अपमार्जन करते हैं, और सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? अपमार्जक है, क्योंकि ये क्या करते हैं? जटिल कार्बनिक पदार्थों को किसमें? सरल का अकार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं। जो मिट्टी किसमें चले जाते हैं? भूमि में चला जाता है, और उससे क्या होता है? उस भूमि की उर्वर क्षमता होती है वो वृद्धि करती है। पौधों द्वारा पुनः उपयोग में लाए जाते हैं। इनकी अनुपस्थिति में मृत जंतुओं एवं पौधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अपमार्जकों ने न रहने पर भी मृदा की जो प्राकृतिक पुनः पूर्ति होती रहती है। अगला 15.2 है, जल जीवशाला बनाते समय आपने इस बात का ध्यान रखा है कि ऐसे जलीय जीवों को साथ न रखें जो दूसरों को खा जाए, अन्यथा क्या हो जाएगा? जल जीवशाला का निर्माण ही नहीं होगा। वो समूह बनाइए, चर्चा कीजिए। उपरोक्त समूह जीव जंतु जो क्या करते हैं? जीव एक दूसरे पर किस प्रकार निर्भर है? जलीय जीवों के नाम इसी क्रम में लिखिए जो एक दूसरे के जीव को खाते हैं, तथा इस एक ऐसी श्रृंखला की स्थापना भी कर सकते हैं हम। अब उसके बाद है, पहले हम देखते हैं आहार श्रृंखला के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद क्या करेंगे? हम समझेंगे आहार श्रृंखला होती क्या है, कौन से जीव चित्र के सहायता से समझेंगे। क्रियाकलाप 15.4 में हमने देखा जीवों की एक श्रृंखला बनाई थी, एक दूसरे को आहार करते हैं। विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों की यह श्रृंखला आहार श्रृंखला का निर्माण करती है। ठीक है, तो आहार का मतलब होता है भोजन श्रृंखला। प्रत्येक चरण अथवा कड़ी एक पोषी स्तर बनाते हैं। स्वपोषी तथा उत्पादक प्रथम पोषी स्तर है, जो क्या है? केवल स्वपोषी है और उत्पन्न करने वाले हैं। अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और उत्पन्न भी करते हैं। कौन से? पेड़ पौधे, इसमें वही आते हैं। दूसरा है सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण करके उसे विषमपोषी अथवा उपभोक्ता भी कहा जाता है। इनको सौर ऊर्जा का उपयोग करके स्थिरीकरण करके विषमपोषी है और उपभोक्ता उनके लिए उपलब्ध कराते हैं।
उससे आगे है शाकाहारी अथवा प्राथमिक उपभोक्ता है, वो द्वितीय पोषी स्तर के अंतर्गत आते हैं। छोटे मांसाहारी एवं द्वितीय उपभोक्ता तीसरे पोषी स्तर पर आते हैं, तथा बड़े जो मांसाहारी है वो और तृतीय उपभोक्ता चौथे पोषी स्तर का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से पोषी स्तर है उनको क्या दिया है, वर्गीकृत किया गया है। हम जानते हैं कि जो भोजन हम खाते हैं हमारे लिए ऊर्जा का स्रोत है, कार्य करता है, तो विभिन्न कार्यों के लिए क्या करते हैं, ऊर्जा प्रदान करता है। कौन, पोषण ऊर्जा प्रदान करता है। पर्यावरण के विभिन्न घटकों कि परस्पर अन्य क्रियाओं के निकाय के एक घटक से दूसरे में ऊर्जा का क्या होता है, प्रवाह, यानी एक जो चीज होती है उससे ऊर्जा का प्रवाह दूसरे में होता रहता है। जैसा हम पढ़ चुके हैं कि स्वपोषी जो सौर प्रकाश में निहित ऊर्जा का ग्रहण करके किस में बदल देते हैं, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। और यह ऊर्जा संसार के संपूर्ण जैव समुदाय की सभी क्रियाओं के लिए क्या होती है, संपादन में सहायक होती है, उनको संपादित करने में सहायक होती है। स्वपोषी से ऊर्जा विषमपोषित एवं अपघटकों तक जाती है। जैसा कि ऊर्जा के स्रोत नामक पिछले अध्याय में हमने जाना था कि जब ऊर्जा के रूप में क्या किया जा सकता है, ऊर्जा को केवल उत्पन्न नहीं किया जा सकता, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। पर्यावरण में ऊर्जा की कुछ मात्रा का अनुपयोगी ऊर्जा के रूप में ह्रास होता है, कमी होती है। पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा के प्रवाह का विस्तृत अध्ययन किया गया तथा यह पाया गया कि एक स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधे हैं वो पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाले जो सौर ऊर्जा होती है, सौर ऊर्जा का लगभग कितना 1% भाग क्या करता है, खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। जब हरे पौधे हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता के द्वारा खाए जाते हैं तो ऊर्जा की बड़ी जो मात्रा का पर्यावरण में उष्मा के रूप में ह्रास यानी कमी होती है। कुछ मात्रा का उपयोग किसमें, पाचन जैव कार्यों में, वृद्धि जनन में होता है। खाए हुए भोजन की मात्रा का कितने प्रतिशत, 10% ही जैव मात्रा में बदलता है। अगले स्तर में उपभोक्ता को उपलब्ध होता है। नेक्स्ट स्तर में आता है, हम कह सकते हैं कि प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का औसतन कितने 10% उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंच पाता है। सिर्फ कितने प्रतिशत में से, 100 में से, क्योंकि उपभोक्ता के अगले स्तर के लिए ऊर्जा की बहुत कम मात्रा उपलब्ध हो पाती है। अतः आहार श्रृंखला सामान्यतः 3-4 चरणों की होती है। प्रत्येक चरण पर ऊर्जा का ह्रास कमी होती है, इतना अधिक होता है कि चौथे जो पोषी स्तर होता है, अंतिम चौथा, उसमें क्या हो जाता है, उसके बाद जो उपयोगी ऊर्जा की मात्रा बहुत कम हो जाती है। तो सामान्यतः निचले पोषी स्तर पर जीवों की संख्या अधिक होती है, अतः उत्पादक स्तर यह संख्या सर्वाधिक होती है। विभिन्न आहार श्रृंखलाओं की लंबाई एवं जटिलता में काफी अंतर होता है। आमतौर पर प्रत्येक जीव 2 अथवा अधिक प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है, जो स्वयं अनेक प्रकार के जीवों का आहार बनाते हैं। अतः एक सीधी आहार श्रृंखला के बजाय जीवों के मध्य आहार श्रृंखला शाखान्वित होते हैं तथा शाखान्वित जो श्रृंखला है उसका एक जाल बनाती है। उस जाल को ही क्या कहते हैं, आहार श्रृंखला कहते हैं। एक सीधी आहार श्रृंखला के बजाय जीवों के मध्य आहार श्रृंखला संबंधी शाखान्वित होते हैं तथा शाखान्वित श्रृंखलाओं का एक जाल का निर्माण करती है। वो जाल क्या कहलाता है, आहार जाल कहलाता है। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे ऊर्जा का प्रवाह है के चित्र। उसके से पहले चित्र जो 15.3 है उसकी चर्चा कर लेते हैं, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। ये एक है, इसमें तो आपको बता ही दिया ऊर्जा वाला आहार श्रृंखला का 1 में घास दिया है। और ये पोषी स्तर का था ही, सबसे पहले क्या होता है, उत्पादक, उसके बाद प्राथमिक पोषी स्तर, उसके बाद द्वितीयक, उसके बाद तृतीय पोषी स्तर। ठीक है, तो ये है। उसके बाद है, अब चित्र इसको दिया गया है। इस चित्र में क्या दिया गया है, ऊपर दिया गया है जो शहरी है दिख रहा है, नीचे जो पेड़ पौधे हैं इस प्रकार से एक दूसरे जीवों को क्या है, खाया जाता है। जैसे ये पेड़ पौधे दिए उन्हें आगे क्या है, बिच्छू दिया गया है, बिच्छू को आगे मछली दे दिया, मछली को आगे ये दूसरा जो है चील वगैरह दे दिया, उसके बाद में शेर है। और इसी प्रकार से आगे यहाँ दिया गया है, तो ये क्या है, जो बकरी दे दी है, उसके बाद इसको शेर खा जाता है। और ये जो छोटे छोटे पौधे दिए गए हैं उस प्रकार से दिया है। और जो ऊर्जा के प्रवाह है वो चित्र 15.4 में 2 बातें स्पष्ट होती है। पहली, ऊर्जा का प्रवाह एक दिशिक है, यानी ऊपर की ओर एक ही दिशा में होता है। ठीक है, और
एक ही दिशा में होता है। स्वपोषी जीवों के द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा पुनः किस में बदल जाती है? सौर ऊर्जा में क्या होती है? परिवर्तित नहीं होती है तथा शाकाहारियों को स्थानांतरण की गई है। तो ये क्या है? देखो, सबसे पहले सूर्य का प्रकाश, उसके बाद उत्पादन होगा उसका, उसके बाद शाकाहारी खा लेंगे, उसके बाद मांसाहारी, उसके बाद शीर्षहारी यानी सर्वाहारी तक पहुंच जाएगी। ठीक है, तो ये आरेख चित्र था, उसके द्वारा बताया गया। और उससे आगे दिया गया है कि वो किस में परिवर्तित नहीं होती है? शाकाहारियों को स्थानांतरित की गई ऊर्जा पुनः स्वपोषण जीवों के लिए उपलब्ध नहीं होती है। जैसे यह विभिन्न पोषी स्तरों का क्रमिक स्थानांतरण होती है अपने से पहले, जो भी है स्तर अपना स्तर है। जैसे मान लो सूर्य का प्रकाश, उससे आगे उत्पादक, उसके आगे जो शाकाहारी है, तो शाकाहारी का पहला स्तर उत्पादक हो गया, पहले स्तर के लिए उपलब्ध नहीं होती। दूसरी, प्रत्येक स्तर पर हानि होती है किसकी? ऊर्जा की। इसका कारण है पोषी स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा में उत्तरोत्तर क्या होना? कमी होना, ह्रास होना। आहार श्रृंखला का एक दूसरा आयाम यह भी होता है कि हमारी जानकारी के बिना कुछ भी हानिकारक रासायनिक पदार्थ आहार श्रृंखला से होते हुए हमारे शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। और आप कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं कि जल प्रदूषण किस प्रकार होता है, इसका कारण क्या होता है, विभिन्न फसलों को रोग पीड़कों से बचाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पीड़कनाशियों, रसायनों का अत्यधिक प्रयोग होता है। ये रसायन बह करके मिट्टी में चला जाता है, जिससे क्या होता है? मृदा प्रदूषण भी होता है। और जल स्रोतों में चले जाते हैं, जिससे जल प्रदूषण भी होता है। मिट्टी से इन पदार्थों का पौधों द्वारा जल एवं खनिज लवणों के साथ अवशोषण हो जाता है तथा जलाशयों से यह जलीय जीवों जंतुओं में प्रवेश कर जाते हैं। और यह केवल एक तरीका है जिससे वे आहार श्रृंखला में प्रवेश करते हैं, क्योंकि वे पदार्थ अजैव निम्नीकृत है, क्योंकि ये अपघटित नहीं होते हैं। प्रत्येक पोषी स्तर पर उत्तरोत्तर संग्रहित होते जाते हैं। और क्योंकि किसी भी आहार श्रृंखला में मनुष्य शीर्ष है, अतः हमारे शरीर में ये रसायन सर्वाधिक मात्रा में संचित हो जाते हैं। इसे क्या कहा जाता है? जैव रसायन कहा जाता है। किसके? जैव आवर्धन कहा जाता है। सॉरी, याद रख लेना, किसके माध्यम से? यानी पेड़ पौधों के माध्यम से पीड़कनाशी अर्थात रसायनों का उपयोग होते होते जो स्तरों को पार करते करते मनुष्य तक क्या हो जाता है? उसका क्या हो जाते हैं? इकट्ठे हो जाते हैं या संग्रहित हो जाते हैं। क्योंकि किसी भी आहार श्रृंखला में मनुष्य है क्या है? शीर्ष है, अर्थात शरीर में यह रसायन सर्वाधिक मात्रा में संचित हो जाते हैं। और संचित होने के शरीर के अंदर सर्वाधिक मात्रा में ये रसायनों को संचित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जैव आवर्धन कहलाती है। यही कारण है कि हमारे खाद्यान्न गेहूं तथा चावल, सब्जियां, फल, मांस पीड़क रसायन के अवशिष्ट विभिन्न मात्रा में उपस्थित है और उन्हें पानी से क्या होना चाहिए? धोकर अथवा अन्य प्रकार से अलग नहीं किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्रियाकलाप है समाचार पत्रों में तैयार खाद्य सामग्री अथवा भोज्य पदार्थों में पीड़क एवं रसायनों की मात्रा के विशेष प्राय ही समाचार छपते हैं। कुछ राज्यों में इन पदार्थों पर रोक भी लगा दी गई है। किन पे? पीड़कनाशियों पर। और इस प्रकार की रोग के औचित्य पर चर्चा है। कीजिए, आपके विचार में इन खाद्य पदार्थों में पीड़कनाशियों का स्रोत क्या है? क्या यह पीड़कनाशी अन्य खाद्य स्रोतों के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंच सकते हैं? किन उपायों द्वारा शरीर में इन पीड़कनाशियों की मात्रा कम की जा सकती है? चर्चा करनी है। पोषी स्तर क्या है? 4 पोषी स्तर थे, हम पढ़ चुके हैं। एक श्रृंखला आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए, इसमें विभिन्न पोषी स्तर बताइए। जो आहार श्रृंखला पहले बनाई थी उसमें सेकंड है क्या कि पारितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है? अपमार्जक जो पीड़कनाशी और रसायनों में अभी पढ़े हैं हम। उससे आगे हैं हमारे क्रियाकलाप पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। हम सब पर्यावरण का क्या है? समेकित भाग है। पर्यावरण में परिवर्तन हमें क्या करता है? प्रभावित करते हैं तथा हमारे जो क्रियाकलाप गतिविधियां हमारे चारों ओर के पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। कक्षा 9 में हम ये पढ़ चुके हैं कि हमारे क्रियाकलाप है वो पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित कर चुके हैं। इस भाग में हम पर्यावरण संबंधी 2 समस्याओं के निपटान के विषय में चर्चा करेंगे। किसके बारे में? एक तो ओजोन परत का क्षय होता है उसके, और एक अपशिष्टों का निपटान किस प्रकार करते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। O2 ओजोन का सूत्र हो गया। O3 ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है? O2। उसके 3 अणु यदि हो जाए ऑक्सीजन के तो वो बन जाती है ओजोन। जबकि सामान्य ऑक्सीजन जिसके विषय में हम प्राय चर्चा करते हैं, अब ऑक्सीजन के कितने परमाणु पाए जाते हैं? 2। तो यदि ऑक्सीजन का सूत्र है तो O2 और यदि ओजोन का है तो O3 हो जाता है। ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायवीय जीवों के लिए आवश्यक है, वही ओजोन एक घातक विष भी है, यानी जहरीली है।
परंतु वायु के मंडल के ऊपरी स्तर में ओजोन एक आवश्यक प्रकार संपादित करती है। यानी इसके क्या है, नुकसान तो है ही, इसके साथ साथ इसका फायदा भी है। क्या फायदा है? यह सूर्य से आने वाली जो भी पराबैंगनी हानिकारक किरणें होती है उनको पृथ्वी से सुरक्षा प्रदान करती है। यह पराबैंगनी विकिरणें जीवों के लिए अत्यंत हानिकारक होती है। उदाहरणतः यह गैस मानव में त्वचा का कैंसर उत्पन्न करती है। वायुमंडल के उच्च स्तर यानी उच्च स्तर पर बैंगनी जो यूवी है, अल्ट्रा वेव, ठीक है, यूवी की फुल फॉर्म है ना, यू याद रख लेना, यूवी की फुल फॉर्म है अल्ट्रा वेव। अल्ट्रा यानी पराबैंगनी, अल्ट्रा यानी पराबैंगनी, वेव यानी किरणें। विकिरण के प्रभाव से ऑक्सीजन यानी O2, ऑक्सीजन से ओजोन बनती है। उच्च ऊर्जा वाले पराबैंगनी विकिरण ऑक्सीजन O2 को विघटित कर स्वतंत्र ऑक्सीजन परमाणु बनाते हैं। ऑक्सीजन के ये स्वतंत्र परमाणु संयुक्त होकर के ओजोन बनाते हैं, जैसा कि समीकरणों में दर्शाया गया है। कौन सी समीकरण में? इस नीचे वाली समीकरण में। O2 लिया है, पराबैंगनी किरणें हुई O2 के साथ, तो ऑक्सीजन के साथ एक और बन गया, तो O3 यानी ओजोन का निर्माण हो गया। 1980 से वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तीव्रता से क्या आने लगी है, गिरावट आने लगी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये इस लेसन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के रूप में ये जो फुल फॉर्म में भी है। CFC का पूरा नाम क्या होता है? CFC का पूरा नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जैसे मानव संश्लेषित रसायन को इसका मुख्य कारक माना गया है, इनका उपयोग रेफ्रिजरेटर, शीतलन एवं अग्निशमन के लिए किया जाता है। और 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, तो यूनियन ये हो जाएगा, और राष्ट्र नेशनल, और पर्यावरण इन्वायरमेंट, और P यानी प्रोग्राम कार्यक्रम। उसमें सर्वोन्नति बनी कि CFC होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, उसके उत्पादन को कितने 1986 है वो उस तरह की सीमित रखा जाए। अब यह अनिवार्य है कि दुनिया भर की सभी विनिर्माण कंपनियां CFC रहित रेफ्रिजरेटर बनाने का कार्य करें। पुस्तकालय, इंटरनेट एवं समाचार पत्रों से पता चला कौन कौन से रसायन ओजोन परत के क्षय के लिए उत्तरदायी है। पता लगाइए कि इन पदार्थों के उत्पादन एवं उत्सर्जन के नियमन संबंधी कानून ओजोन क्षरण कम करने के कितने सफल रहे हैं। क्या पिछले कुछ वर्षों में ओजोन छिद्र के आकार में क्या हुई है, परिवर्तन आया है? ओजोन छिद्र का आकार कम हुआ है क्या? अब आगे हम पढ़ेंगे अपशिष्ट निपटान या कचरा प्रबंधन। अपने जो दैनिक गतिविधियों में हम बहुत से ऐसे पदार्थ उत्पादित करते हैं जिन्हें हम क्या करना होता है, फेंकना होता है। इन्हें अपशिष्ट पदार्थ क्या है, अब हम उन्हें फेंक देते हैं तो उनका क्या होता है। आइए इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए क्रियाकलाप करते हैं। उसके बाद हम उस क्रियाकलाप के माध्यम से पढ़ेंगे जो भी कचरा होता है उसका निपटान कैसे करना चाहिए। तो अपने घर से कचरा एकत्रित करना है। इसमें पूरे दिन में उत्पन्न कूड़ा कचरा, जैसे रसोई से कूड़ा प्राप्त होता है, संदूषित भोजन है, सब्जियों के छिलके हैं, चाय की उपयोग की गई पत्तियां, दूध की खाली थैलियां है, जो कुछ भी आपको क्या मिल रहा है, अवशिष्ट पदार्थ बन रहा है, उसको रद्दी कागज है, जो भी है, टूटे हुए जूते हैं, और करना क्या है, इनको एकत्रित करना है और इसे विद्यालय के बगीचे में एक गड्ढे में दबा दीजिए। और यदि ऐसा स्थान उपलब्ध न हो तो कचरे को किसी पुरानी बाल्टी अथवा गमले में एकत्रित करके उसे 15 सेमी मोटी मिट्टी की परत से क्या करना है, ढक देना है। उसके बाद उसे क्या करना है, 15 दिनों के अंतराल के अवलोकन करना है। उनमें से जो आपने लिए कचरा, उनमें से कौन से पदार्थ है वो लंबे समय के बाद अपरिवर्तित ये, उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ, तो वे कौन से पदार्थ हैं जिनका स्वरूप या संरचना परिवर्तित हो गई। दोनों की पहचान करनी है। जिन पदार्थों से स्वरूप समय के साथ परिवर्तन में आया उनमें कौन कौन से पदार्थ है अतिशीघ्र परिवर्तित हुए, बहुत जल्दी परिवर्तित हुए, उनको नोट करना है। उससे क्या होगा, उससे होगा कि हमने जैव प्रक्रम वाले जो पाठ पढ़ा था हमने, उसमें जो जैव प्रक्रम वाला अध्याय है उसमें हमने पढ़ा कि हमारे द्वारा खाए गए भोजन जो पाचन है विभिन्न एंजाइमों द्वारा किया जाता है। शरीर के अंदर भोजन ग्रहण करते हैं तो पाचन के फलस्वरूप में जो सहायक एंजाइम होते हैं जो क्या कर देते हैं, जटिल खाद्य पदार्थों को सरल खाद्य पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक एंजाइम भोजन के सभी पदार्थों का पाचन क्यों नहीं करता है?
तो एंजाइम अपनी क्रिया के विशिष्ट होते हैं, तो किसी विशेष प्रकार के पदार्थ के क्या करने के लिए, पाचन और अपघटन के लिए विशिष्ट एंजाइम की आवश्यकता होती है। इसलिए कोयला खाने से हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। इसी कारण बहुत से मानव निर्मित पदार्थ जैसे प्लास्टिक का अपघटन जीवाणु तथा दूसरे मृत जीवियों के द्वारा नहीं हो सकता। इन पदार्थों पर भौतिक प्रक्रम है जैसे ऊष्मा तथा दाब का प्रभाव होता है, परंतु सामान्य अवस्था में लंबे समय तक क्या करना चाहिए, पर्यावरण में बने रहते हैं वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं, जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। तो समझ में आई परिभाषा। इनके कहने का मतलब है यदि हमने गड्ढा खोद करके उनको अगर दबा दिया तो उन कुछ दिनों के बाद, 15-20 दिनों के बाद या कुछ लंबे समय के बाद अपघटित हो गए हैं, वो क्या कहलाएंगे, जैव निम्नीकरणीय। यानी वो दूसरे में अवशेष था, जैसे मान लो केले के छिलके हैं या सब्जियों के छिलके हैं, ये अवशेष तो निकलेगा, इसे हम रोक नहीं सकते, लेकिन इनका अपघटन जैसे ही हम मिट्टी में दबाते हैं इनका अपघटन हो जाता है, तो वो हमारे लिए क्या है, मिट्टी में मिल गए यानी दूसरे पदार्थ में उपयोग आ गए हैं, वो होंगे जैव निम्नीकरणीय। और यदि आपके दबाए गए पदार्थों में से कितने जैव निम्नीकरणीय पदार्थ थे वो हमें पता चलेगा। सेकंड क्या है कि वे पदार्थ जो क्या हो सके, अपघटित नहीं होते हैं, इस प्रकार में अपघटित नहीं होते हैं, वो क्या होंगे, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ होंगे। ठीक है, तो जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय विषयों में जानकारी प्राप्त करनी है इंटरनेट पुस्तकालय के माध्यम से। कौन कौन से पदार्थ है वो हो जाते हैं, इस क्रियाकलाप में ये बताया गया है। और क्या कारण है कि कुछ पदार्थ जैव निम्नीकरणीय होता है और कुछ अजैव, कारण क्या है, उसमें क्या होते हैं, कुछ मानव द्वारा निर्मित होते हैं, ऐसे भी होते हैं जो जैसे प्लास्टिक वगैरह है जो कई सालों तक अगर भूमि में दबे रहे तो भी इनका अपघटन नहीं होगा। ऐसे दो तरीके सुझाइए जिसे जैव निम्नीकरणीय पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, और ऐसे दो तरीके बताइए जिसे अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों को पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। ये तो दो तरीके ऐसे हो जाएंगे कि हमें क्या होता है, खाद्य निर्माण में सहायक होते हैं, और जो खाद बनाने में जिससे हमें पोषक मात्रा में क्या हो जाएगी, जो उत्पादन क्षमता है वो वृद्धि हो जाएगी पेड़ पौधों की, यदि उर्वरक खाद में परिवर्तित हो जाएंगे तो। और ये है इसमें अजैव निम्नीकरणीय क्या है, पर्यावरण को दूषित करते हैं, पर्यावरण के अंदर अनेक प्रकार की, यदि इनको जलाते हैं अजैव पदार्थ निम्नीकरणीय पदार्थों को, तो क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषण। और यदि भूमि में इसको मिट्टी में दबा देते हैं तो मृदा प्रदूषण हो जाता है। ये क्या नहीं होते हैं, अपघटित तो होते ही नहीं है। तो ये पदार्थ सामान्यतः अक्रिय है, ठीक है, किसी प्रकार की क्रिया नहीं करते हैं, लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं अथवा पर्यावरण के अन्य सदस्यों को क्या करते हैं, हानि पहुंचाते हैं। किसी भी नगर कस्बे में जाने पर चारों ओर कचरे के ढेर दिखाई देते हैं। तो किसी पर्यटन स्थल पर जाइए, हमें विश्वास है कि वहां पर बड़ी मात्रा में खाद्य पदार्थों की खाली थैलियां इधर उधर फैली हुई दिखाई जाएगी। पिछली कक्षाओं में हमने स्वयं द्वारा उत्पादित कचरे का निपटान के बारे में पढ़ा था। अलग अलग प्रकार के अलग अलग रंगों के डिब्बे रखे और उनमें उसके अनुसार ही क्या डाला था, कचरा वगैरह डालने का प्रयास किया। तो इस समस्या, गंभीर समस्या पर हमें क्या करनी है, चर्चा करनी है, विचार करना है। अब है क्रियाकलाप 15.7, पता लगाना है कि घरों में उत्पादित कचरा क्या होता है और किसी स्थान से इसे एकत्रित करने का कोई प्रबंध है। पता लगाइए कि स्थानीय निकायों, पंचायती, नगरपालिका, आवास कल्याण समिति द्वारा इसका निपटान किस प्रकार किया जाता है। क्या वह जैव जो अपघटित तथा जैव अपघटित करने वाले कौन से, जैव और अजैव दोनों कचरे अलग अलग करने की व्यवस्था करनी है। और गणना करनी है एक दिन में घर से कितना कचरा उत्पादित होता है, कचरे में जैव निम्नीकरणीय क्या है, कक्षा में कितने प्रतिदिन कचरा होता है, उसमें कितना कचरा जैव निम्नीकरणीय है, इन सब के बारे में चर्चा करनी है। और उसका निपटान कैसे करना है उसके लिए भी सहायक है। उससे आगे हम पढ़ेंगे हमारी जीवन शैली में सुधार के साथ उत्पादित कचरे की मात्रा बहुत अधिक बढ़ गई है। हमारी अभिवृत्ति में परिवर्तन एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह हो गया है और प्रयोज्य यानी निवर्तनीय वस्तुओं का प्रयोग करने लगे हैं, जैसे पैकेजिंग के तरीके में बदलाव, जैसे अनियमिकरणीय वस्तुओं के कचरे में पर्याप्त वृद्धि होती जा रही है। और आपके विचार क्या है, आप भी है वो अपने विचारों के अनुसार बता सकते हैं कि पर्यावरण पर ये कचरा है वो सबका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ सकता है या किस प्रकार की गंभीर समस्या है वो आई है, उसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। अब है इस पर विचार कीजिए। उनमें है
रेलगाड़ियों में प्रयोज्य यानी निवर्तनीय का क्या कैसे करते हैं। यदि आप अपने माता पिता से पूछेंगे तो संभवतः उन्हें याद होगा, रेलगाड़ियों में चाय है वो कांच के गिलासों में दी जाती थी, जो चाय वालों को वापस कर दिए जाते थे। डिस्पोजल कप एवं गिलास का उपयोग को इस आधार पर बढ़ावा मिला कि वे स्वच्छ एवं स्वस्थ है। उस समय किसी ने भी कल्पना नहीं की कि प्रतिदिन लाखों की संख्या में उपयोग किए जाने वाले जो कप है वो क्या समाघात होंगे, कितने हमारे लिए हानिकारक होंगे, पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचाएंगे। और कुछ समय पूर्व कुल्हड़ यानी जो मिट्टी के पात्र थे और विकल्प के रूप में लाए, परंतु इस पर विचार नहीं किया। और इतनी बड़ी संख्या में कुल्हड़ बनाने के लिए कितने उर्वरक मिट्टी का उपयोग होगा। अब कागज डिस्पोजल कप का इस्तेमाल हो रहा है। आपके विचार में डिस्पोजल या जो प्लास्टिक के जो कप है उसकी अपेक्षा कागज के डिस्पोजल कप के इस्तेमाल के क्या लाभ है, तो वो उसकी बजाय क्या है, कम समय में अपघटित हो जाएंगे। इंटरनेट अथवा पुस्तकालय की सहायता से पता लगाएं कि इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के निपटान के समय किन खतरनाक वस्तुओं से आप सुरक्षापूर्वक छुटकारा पा सकते हैं, पर्यावरण किस प्रकार प्रभावित करते हैं। पुनः पता लगाइए कि प्लास्टिक का पुनः चक्रण किस प्रकार होता है, क्या प्लास्टिक के पुनः चक्रण का पर्यावरण पर कोई समाघात होता है, उसके बारे में विशेष तौर पर हमें क्या होनी है, चर्चा करनी है। अगला प्रश्न है कि ओजोन क्या है। O3 जो हमने पढ़ी वो क्या है, ओजोन क्या है, परत है, क्या इस पारितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है, और आप है वो कचरा निपटान की समस्या को कम करने में योगदान कैसे करेंगे। 2 तरीके आपको वर्णन करने हैं। इसे जो ओजोन का टॉपिक है इसके पूर्ण होने के साथ ही आपका ये जो हमारा पर्यावरण वाला लेसन है वो क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। तो लगातार आप जुड़े रहिए आरबी क्लासेज के माध्यम से और अपने दोस्तों के साथ आगे से आगे शेयर करके इसके बारे में सूचना अग्रेषित करें। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।